नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। अपनी लास्ट क्लास में मैंने बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में नया टॉपिक शुरू किया था, संस्कृति। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम संस्कृति की अन्य विशेषताओं को जानेंगे। अपनी लास्ट क्लास में मैं आपको संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बता रही थी और मैंने आपको संस्कृति की 3 विशेषताएं बताई थी। संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति में संचारित या हस्तांतरित होने का गुण निहित होता है, संस्कृति प्रत्येक समाज में एक विशेष प्रकार की होती है। इन 3 विशेषताओं की चर्चा मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपके साथ की थी। आज मैं आपको इसकी चौथी विशेषता बताने जा रही हूँ। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति की प्रकृति निश्चय ही सामाजिक है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक आविष्कार का फल है। समाज की परंपरा संस्कृति को जीवित रखती है। संस्कृति सामाजिक इस अर्थ में भी है कि संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष या 2-4 व्यक्तियों की धरोहर नहीं होती। इसका विस्तार व्यापक और सामाजिक होता है। इसका अर्थ है कि संस्कृति समाज के समस्त या अधिकतर सदस्यों का सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान होती है। इसीलिए संस्कृति एक समाज की संपूर्ण सामाजिक जीवन निधि का प्रतिनिधित्व करती है। इसी सामाजिक गुण के कारण समाज का प्रत्येक सदस्य संस्कृति को अपनाता है। संस्कृति सबका सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान या व्यवहार प्रकारों की समग्रता है। इस कारण संस्कृति में व्यक्तिगत व्यवहारों पर सामाजिक दबाव डालने की शक्ति होती है और इसी सामाजिक दबाव के कारण सदस्यों की व्यवहार विधि में अधिक अंतर या भिन्नताएं उत्पन्न नहीं हो पाती हैं और इसके फलस्वरूप समाज के व्यवहार प्रतिमानों में एकरूपता होती है और संस्कृति के रूप या स्वरूप भी एक प्रकार की स्थिरता बनी रहती है। परंतु इस स्थिरता का तात्पर्य ये नहीं है कि संस्कृति में परिवर्तन होता ही नहीं है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि संस्कृति एक अव्यवस्थित अवधारणा नहीं है, क्योंकि जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि ये तो संपूर्ण सामाजिक जीवन विधियों का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही एक समाज के सदस्यों को अपनी संस्कृति से कुछ आशाएं होती हैं और सदस्यों की ये आशाएं भी संस्कृति के सामाजिक गुण को बताती हैं और वे इस अर्थ में कि ये आशाएं सामाजिक या सामूहिक अनुभवों, आदतों आदि की ही उपज होती हैं। संस्कृति के अंतर्गत जो प्रथा, परंपरा, जनरीति, रूढ़ि, धर्म, भाषा, कला आदि का समावेश होता है, उसी से ये स्पष्ट होता है कि संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं, क्योंकि ये प्रथा, परंपरा, जनरीति, धर्म आदि व्यक्तिगत जीवन विधि को नहीं बल्कि सामाजिक या सामूहिक जीवन विधि को व्यक्त करते हैं। समूह के लिए संस्कृति आदर्श होती है। श्री मुरडॉक ने संस्कृति की इस विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उनके अनुसार मुरडॉक के अनुसार काफ़ी हद तक ये सामूहिक आदतों जिनमें संस्कृति का निर्माण होता है, व्यवहार के आदर्श नियम या प्रतिमान माना या कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि समाज या समूहों के सदस्यों की दृष्टि में उनकी संस्कृति सामाजिक व्यवहार का एक आदर्श मान है और इस कारण उसे स्वीकार करना और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालना ही उचित है। ये सच है कि व्यवहारिक तौर पर इन आदर्शों और आदर्श के रूप में शायद ही ग्रहण किया जाता हो, फिर भी इस विषय में सचेतता अवश्य ही पाई जाती है। विशेष करके अपनी संस्कृति की तुलना में दूसरी संस्कृति से करने की आवश्यकता होती है, तो अपनी संस्कृति को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का मनोभाव उस समाज के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे धर्म को ही ले लीजिए। जब एक ईसाई पादरी एक हिंदू को ईसाई धर्म को स्वीकार करने को कहता है, तो वह हिंदू धर्म की बुराइयां तथा ईसाई धर्म की अच्छाइयों को
प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार एक भारतवासी को प्राय अपनी भारतीय संस्कृति के गुणगान करते हुए देखा जाता है। संस्कृति आदर्श इसलिए भी है कि ये व्यवहार प्रतिमान किसी व्यक्ति विशेष का व्यवहार नहीं है, बल्कि सारे समूह का व्यवहार है। इसी कारण ये व्यवहार आदर्श व्यवहार हैं। इन्हें मानने से समाज या समूह से प्रशंसा प्राप्त होती है और ना मानने से निंदा मिलती है। इसीलिए इन आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमानों से संबंधित सामूहिक अभिमतियों के बारे में व्यक्ति बहुत कुछ सचेत रहता है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव समाज में संस्कृति के कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। वह मानव की प्राणिशास्त्रीय तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाती है। किसी संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व अथवा प्रतिमान की निरंतरता इस बात पर निर्भर होती है कि उनमें शारीरिक या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है या नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति आदत तभी बनी रहती है जबकि उसमें व्यक्ति की सचेत या असचेत इच्छा या प्रेरणा की तृप्ति या पूर्ति होती है। इसी प्रकार संस्कृति की सामूहिक आदतों में भी समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का गुण होता है। संपूर्ण संस्कृति तक ही समाप्ति हो सकती है यदि वह निरंतर अपने समाज के सदस्यों को महत्वपूर्ण मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल रहे। वास्तव में एक संस्कृति के अंतर्गत अनेक भाग और उपभाग होते हैं जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को संगठित रखते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग का एक विशिष्ट स्वरूप होता है, जैसे एक नाव या एक बर्तन, एक मूर्ति या एक प्रथा का एक स्वरूप होता है। इनमें से प्रत्येक का संपूर्ण जीवन विधि में या सामाजिक जीवन में कोई ना कोई कार्य तो होता ही है। ये व्यर्थ में ही नहीं बने रहते। इन समस्त भागों और उपभागों में भी पारस्परिक संबंध तथा प्रभाव होते हैं। उनके संपूर्ण योग से ही संस्कृति के ढांचे का निर्माण होता है। प्रत्येक भाग की संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में जो योगदान होता है उसे उस भाग का कार्य कहते हैं, जो उसके स्वरूप से अलग होता है। इस प्रकार एक नाव जिसका स्वरूप नाव है और चित्रों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, कुछ कार्यों को भी करती है, जैसे यातायात के साधन के रूप में या मछली पकड़ने में सहायक के रूप में कार्य करती है। उसी प्रकार बाह्य रूप में एक संस्कृति की एक प्रथा विशेष हमारे लिए अर्थहीन और अनोखी प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे के संदर्भ में उस प्रथा के कार्यों की हम सावधानी से विवेचना करें तो उसी प्रथा का वैज्ञानिक अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। फिर वह एक अनोखी या बेतुकी प्रथा ना रहकर सामाजिक तौर पर एक महत्वपूर्ण कार्य को करने वाली प्रतीक होगी। इस प्रकार संस्कृति के अंतर्गत प्रत्येक इकाई का एक विशिष्ट महत्व तथा कार्य होता है, जो संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थिरता निरंतरता को बनाए रखने में मदद देता है। प्रत्येक के बिना संपूर्ण का अस्तित्व असंभव है और संपूर्ण के बिना प्रत्येक अर्थहीन भी है। जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग का संपूर्ण शरीर को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी प्रकार प्रथा या प्रत्येक संस्था का संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की जीवन विधि को कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता है। अगली विशेषता जो है वह है संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण होता है। संस्कृति की इस विशेषताओं के दो स्पष्ट पहलू हैं। पहला, संस्कृति जड़ और स्थिर नहीं होती, गतिशीलता इसकी एक विशेषता है। दूसरा, इस गतिशीलता या समय समय पर संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप इसका अनुकूलन बाहरी शक्तियों से होता रहता है। इस प्रकार के अनुकूलन में संस्कृति का भौगोलिक पर्यावरण से अनुकूलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। एक जंगल में रहने वाला समुदाय अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था का अनुकूलन जंगल की परिस्थितियों से करता है।
या टुंड्रा निवासियों की संस्कृति वहाँ के बर्फीले पर्यावरण के अनुकूलन करती है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि भौगोलिक पर्यावरण संस्कृति को निश्चित करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि भौगोलिक पर्यावरण सांस्कृतिक विकास की सीमाओं को निश्चित करता है, जिसके आगे एक निश्चित सांस्कृतिक स्तर के लोग नहीं जा सकते। बर्फ से ढके हुए टुंड्रा प्रदेश के अत्यधिक प्रतिकूल भौगोलिक पर्यावरण से अमेरिका जैसी संस्कृति का विकास संभव नहीं। भौगोलिक पर्यावरण उनके कच्चे मालों को प्रदान करता है, जिससे संस्कृति के निर्माण कार्य में सहायता मिलती है। परंतु इस संबंध में ये भी ध्यान रखें कि मनुष्य स्वयं अपनी संस्कृति का निर्माता है। भौगोलिक पर्यावरण का कार्य उस निर्माण कार्य में आवश्यक कच्चे माल को प्रदान करता है, परंतु उस कच्चे माल से संस्कृति की झोंपड़ी बनेगी या महल, इसे तो मनुष्य स्वयं ही निश्चित करता है। मानव भौगोलिक पर्यावरण के हाथ में एक कठपुतली मात्र नहीं है, वह जैसे भी चाहे उसे नचा सकता है। ज्यों ज्यों मानव की संस्कृति का विकास होता है, त्यों त्यों भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव कम होता जाता है। संक्षेप में स्पष्ट है कि संस्कृति मानसिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इन आवश्यकताओं के अनुसार संस्कृति का स्वरूप प्रभावित होता है और इनमें होने वाले प्रत्येक महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ साथ संस्कृति के ढांचे स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक युग की मांग पृथक पृथक होती है। समय परिवर्तन के साथ साथ अनेक पुरानी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। इन दोनों अवस्थाओं के साथ ही अपना अनुकूलन करने का गुण संस्कृति में होता है। अनेक मानवीय आवश्यकताओं तथा पर्यावरण संबंधी व ऐतिहासिक परिस्थितियों या घटनाओं के कारण संस्कृति के ढांचे में परिवर्तन होता रहता है, परंतु संस्कृति के संपूर्ण ढांचे में एकाएक परिवर्तन शायद ही होता है। वास्तव में संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों या इकाइयों में विभिन्न समय में परिवर्तन होता रहता है और इन परिवर्तनों के कारण ये आवश्यक होता है कि दूसरे अंग या इकाइयाँ भी अपना अनुकूलन परिवर्तित भागों या इकाइयों के अनुरूप करते रहें। मनुष्य की निरंतर परिवर्तनशील इकाइयों के साथ मनुष्य को भी निरंतर परिवर्तनशील इकाइयों के साथ अपना अनुकूलन करना पड़ता है। संस्कृति ने अपने स्वयं के ढांचे के परिवर्तन कर सकने के गुण ने समस्त पशुओं में मनुष्य को सर्वाधिक अनुकूलनशील प्राणी बना दिया है। संस्कृति में संतुलन तथा संगठन होता है। संस्कृति में संतुलन संगठन होता है। संस्कृति एक अखंड व्यवस्था नहीं है। संस्कृति के अंतर्गत अनेक इकाइयाँ या खंड होते हैं, परंतु ये सब आकस्मिक और व्यवस्थित नहीं होते। संस्कृति के इन खंडों या इकाइयों में एक पारस्परिक संबंध अंत्य निर्भरता होती है, जिसके कारण संस्कृति में एक प्रकार का संगठन संतुलन पाया जाता है। वास्तव में ये इसलिए होता है ताकि संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ बिल्कुल पृथक होकर कार्य करें, वह दूसरी इकाइयों के साथ मिलकर कार्य करती हैं। इस संबंध में दूसरी बात यह है कि इन इकाइयों का अस्तित्व शून्य नहीं होता। ये संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे के अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से गुथी हुई और संबंधित होती हैं। इस ढांचे के अंदर प्रत्येक इकाई की एक निश्चित स्थिति होती है, कार्य होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृति के संपूर्ण ढांचे में संगठन संतुलन बना रहता है। चूँकि संस्कृति विभिन्न इकाइयों तथा एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर आधारित होती हैं, इस कारण संस्कृति के एक भाग में कोई परिवर्तन होने पर उसका कुछ न कुछ प्रभाव दूसरे भागों पर ज़रूर पड़ता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति के विभिन्न भागों या इकाइयों में जो संतुलन तथा संगठन बना रहता है। संस्कृति अधिवैयक्तिक तथा अधिसावयवी होती है। संस्कृति की ये अन्य विशेषता है और प्रमुख विशेषता है। इन दोनों विशेषताओं की विवेचना अलग अलग करेंगे। पहले संस्कृति की अधिवैयक्तिक विशेषता की बात करेंगे। ये सच है कि व्यक्ति संस्कृति का वाहक है और इन
व्यक्तियों को निकालकर किसी भी संस्कृति के अस्तित्व की चिंता करना मूर्खता है। फिर भी संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की रचना है, ये सोचना गलत है। जो कुछ भी एक मानव प्राणी या व्यक्ति विशेष अपने अधिकार में रख सकता है या अपने काम में लगा सकता है, कोई भी संस्कृति उससे अधिक होती है। साथ ही संस्कृति की स्थिरता या निरंतरता किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि संस्कृति व्यक्ति का व्यवहार नहीं है, वह तो समूह व्यवहारों की समग्रता है। व्यक्तिक आदत या व्यवहार विधि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त होती है, परंतु सामूहिक आदतें या व्यवहार विधियों की निरंतरता कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए संस्कृति अधिव्यक्तिक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ये व्यक्तियों के अंतःक्रिया और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से हस्तांतरित होती है। संस्कृति अधिव्यक्तिक ही नहीं, अधिसावयवी भी है। क्रोबर के अनुसार संस्कृति के संबंध में सावयवी शब्द का प्रयोग क्रोबर ने इस अर्थ में किया है, वे इस बात पर बल देते हैं कि प्राणी शास्त्रीय यानी सावयवी क्षमताएं और संस्कृति भिन्न कोटि की घटनाएं हैं। इसलिए संस्कृति का स्थान सावयवी से ऊंचा मान लेना ही उचित है, और वह भी इस अर्थ में कि संस्कृति मानव जीवन को परिभाषित, नियंत्रित, निर्देशित करती है। मानव इसके प्रभावों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। संस्कृति के धारा प्रभाव में उसे बहना ही पड़ता है। संस्कृति अधिसावयवी इसलिए भी है, केवल सावयवी घटनाएं संस्कृति को जन्म नहीं दे सकती। अगर ये संभव होता तो पशु संस्कृति के अधिकारी होते, पशु भी समाज में रहते। पशुओं के पास संस्कृति क्योंकि नहीं होती है, जैसे मैंने पहला भी बताया, शारीरिक विशेषताओं की भांति प्रजनन के माध्यम से व्यक्ति को नहीं मिलती है। सावयवी घटनाएं अथवा वंशाणु संक्रमण सांस्कृतिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने की क्षमता नहीं रखता। क्रोबर ने इसी सत्य को उदाहरण देकर समझाया है। और मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में इतना बताना चाहती हूँ कि संस्कृति वंशानुक्रमण सभ्यता या संस्कृति के एक कण को भी जो विशेष रूप से मानवीय है बनाए नहीं रखता और ना ही रखा है, क्योंकि वह उसे बनाए रख भी नहीं सकता। अतः स्पष्ट है कि संस्कृति अधिसावयवी होती है। क्रोबर के शब्दों में चींटियों के लिए वंशाणु संक्रमण पीढ़ी दर पीढ़ी उन सब गुणों को बनाए रखता है जो कुछ भी उनका होता है, परंतु वंशानुक्रमण सभ्यता या संस्कृति के एक कण को भी जो विशेष रूप से मानवीय है बनाए नहीं रखता और ना ही रखा है, क्योंकि वह उसे बनाए रख भी नहीं सकता। इसलिए संस्कृति अधिसावयवी है। धन्यवाद।